नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रेंड्स और लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है उसको लेकर के एमसीक्यूज के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे किस संभाग में कौन से जिले आते हैं। तो वेस्टर्न डिवीजन में 30 डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका सेंट्रल डिवीजन में 10, बुंदेलखंड में 30 और ईस्टर्न डिवीजन में 30। तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 28 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पूर्वी संभाग में। तो अगर पूछ ले कि सर्वाधिक मतलब जिले किस संभाग में आते हैं तो वेस्टर्न डिवीजन में, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी आ सकता है। इस पर्टिकुलर सवाल का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूर्वी संभाग में 28 जिले हैं, ना कि 30। फिर उसके बाद लेटेस्ट में अगर देखें तो तहसील कितनी है? 351। नगर और नगरीय संकुलन कितने बताए जा रहे हैं? 915। नगर निगम जो है ये 17 है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। फिर नगर पालिका परिषद, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा। लेटेस्ट जो न्यूज़ अगर हम फॉलो करें तो 198 हो रहे हैं, लेकिन जो पीडीएफ्स जो पुरानी पड़ी हुई है यूपी की वेबसाइट्स पर वो 196 बता रहे हैं। तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से आप एग्जाम में करिएगा। आरओ वगैरह में तो नहीं आ सकता है, जहाँ पर मतलब लेखपाल वगैरह के लिए आप देख सकते हैं। इसके लिए आरओ वगैरह में नगर निगम का नंबर पूछा जा सकता है, अर्बन एग्लोमरेशन और टाउन्स पूछे जा सकते हैं, तहसील पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सब। उसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, एक बार फिर से। तो इसमें अगर आप देखें तो नगर पंचायत 439, डेवलपमेंट ब्लॉक्स 826, न्याय पंचायत कितने? 8135। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड जो हैं, जो छावनी परिषद है, उनकी संख्या 11 दी हुई है, जो कि गलत है, आपका सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड जो है उनकी संख्या 13 होगी, ये आप नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में एक और है, ये लेखपाल के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत कितनी? 58,176। फिर उसके बाद रेवेन्यू विलेजेस कितने हैं और आबाद ग्राम यानी इनहैबिटेड विलेजेस कितने हो रहे हैं, तो इनकी संख्या एक बार जरूर नोट करिएगा। और डिस्ट्रिक्ट जो है आप जानते हैं 75 हैं, 74 नहीं है, तो ये आपका सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो कुल बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है, आपका जो है ये आपका टोटल सोन एरिया या फिर ग्रॉस सोन एरिया ये कितना है? 165 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? टोटल इरिगेटेड एरिया 143.3 लाख हेक्टेयर। इरिगेटेड एरिया कितना है? कुल बोए गए क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र कितना है कुल मिलाकर के? ये आपका है 86.6%, ठीक है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये बुक्स में जो है 153.4 दी हुई है, लेकिन क्रॉपिंग इंटेंसिटी अब बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में, 162.4 हो गई लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। परसेंटेज वाले डेटा एक बार जरूर देखा करिए आप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई से उपलब्ध संसाधनों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे ट्यूबवेल में 70.8% लिखा मिलेगा आपको जनरल बुक्स में, जो इस साल छपी हुई हैं, लेकिन ये थोड़ा चेंज हो गया है। अब 74.9% जो है अब ट्यूबवेल द्वारा ही इरीगेशन होता है, ठीक है। ट्यूबवेल लिख गया है, ट्यूबवेल यहाँ पर होगा, नलकूप जिसको बोलते हैं। नलकूप द्वारा इरीगेशन जो है 74.9%, यानी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है इरिगेशन का? ट्यूबवेल है, फिर कैनाल है, फिर कुएं हैं, ठीक। तो इनका एक बार ऑर्डर देखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सही ढंग से आपका मेल नहीं खाता है, तो पहला वाला ही मेल नहीं खाता है कि इसका 74.9% या फिर लगभग 75% हम मान सकते हैं। तो ये सारे स्रोत दे रखे हैं 100%, क्या क्या स्रोत हैं आपके उत्तर प्रदेश के इरिगेशन में, तो ये आप एक बार देखिएगा इसमें। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में विभिन्न फसलों के उत्पादन प्रतिशत में बढ़ते से घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है, यानी कि जो सबसे पहले लिखा है उसका उत्पादन सर्वाधिक है, फिर उससे घटते क्रम में। तो अगर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन प्रतिशत किसका है, मतलब जो भी उगाया जाता है उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका है? वीट का, फिर खाद्यान्न फूड ग्रेन्स का, फिर राइस यानी चावल का, फिर आपका दलहन फसलों का, फिर तिलहन फसलों का, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है,
तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये 5,999 मेगावाट है। उसके बाद पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किलोवाट आवर में उत्तर प्रदेश में कितनी है, 115 किलोवाट आवर, और पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है, 401 किलोवाट आवर। ठीक, एपेक्स सोसाइटी जो है ये उत्तर प्रदेश में 9 है, यहाँ पे 90 लिखा है तो ये आपका सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी के बारे में बताना है, कौन सा सही ढंग से, मतलब कौन सा जो है सही नहीं है आपको बताना है। ठीक, तो जीएसडीपी जो है यहाँ पर दी हुई उत्तर प्रदेश की कांस्टेंट प्राइस पर 20,15,735 करोड़, जबकि ये फिगर जो है ये 10,15,735 है। ये फिगर जो है अभी के लिए आपको याद रखना है, जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते। स्टेट जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की इतनी है। उसके बाद जो है आपका जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर इतना है। उसके बाद चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 65,704 रुपये, और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में कितनी है, 44,618 रुपये। तो ये यहाँ पर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 2019-2020 के मामले में उत्तर प्रदेश में जिलों का सही क्रम क्या है, एटलीस्ट टॉप 2 जरूर पता होना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध नगर का आपका जीएसडीपी में मतलब सबसे ज़्यादा टॉप पर है जिला, सबसे ज़्यादा जीएसडीपी के मामले में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा टॉप पर, फिर आपका आगरा है, फिर लखनऊ है। ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम चांसेस है कि आरओ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 3.8% और वर्तमान मूल्य पर 6.5% रही। ठीक, ये सही है। उसके बाद है कि हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन सेंट्रल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जब नोएडा में सबसे ज़्यादा है, आगरा में ज़्यादा है, तो फिर सेंट्रल डिवीजन में कैसे हो सकता है, वेस्टर्न डिवीजन होगा ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। वेस्टर्न डिवीजन में यानी पश्चिमी संभाग में सर्वाधिक आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर्ज किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश डेवलपिंग स्टेट है तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर का है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में कितना है, 8% का। ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा किस मद का निर्यात सर्वाधिक किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो भी टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री का, दूरसंचार उद्योग का, और फिर है भैंसे के मांस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा अगर पूछ ले सबसे ज्यादा किस चीज का होता है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का, लेकिन दूसरा भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दूरसंचार उद्योग, फिर भैंसे का मांस। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 2019-20 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है। निर्यात बाजार अमेरिका है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश भारत में किन मामलों में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जो है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पर है, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में फर्स्ट पर है, गन्ना, गेहूं, इथेनॉल, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी जो है नहीं है उद्योग उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 3 जिले कौन से हैं। अब जैसे शीर्ष 3 हमने बता दिया, शीर्ष 3 ना भी याद कर पाए, जो टॉप पर है वो जरूर याद रखिएगा। जैसे बुलंदशहर है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। फिर उसके बाद हापुड़ है, फिर मेरठ। इतना नहीं याद रहेगा मुझे पता है, बुलंदशहर जरूर याद रखिएगा इसके लिए। फिर आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के लिहाज से निम्नतम जिले, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र किस जिले का सबसे कम है, महोबा का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सोनभद्र है, फिर बलरामपुर। फिर उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्रफल के सकल बोए गए क्षेत्र फल के प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं। तो इसमें बुलंदशहर आपका टॉप पर है। तो ग्रॉस सोन एरिया में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया सबसे ज्यादा बुलंदशहर में है। सकल सिंचित क्षेत्रफल के सकल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश के निम्नतम जिले, तो इसमें भी महोबा जो है ये आपका टॉप पर है, या फिर कह सकते हैं सबसे कम। इसमें सकल बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्य कामगारों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, ये बताना है आपको। तो सभी तरह के कामगारों में कृषि श्रमिक सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कौशाम्बी में, फिर सोनभद्र में, फिर महाराजगंज में।
इसके बाद कुल मुख्य कामगारों में कृषि श्रमिकों का सबसे कम प्रतिशत आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऑब्वियसली जहाँ पर खेती बाड़ी का काम नहीं होता वहीं सबसे कम देखने को मिलेगा, जैसे आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ। ठीक, यहाँ क्यों कृषि देखने को मिलेगी? जब यहाँ पर टर्सरी और सेकेंडरी उद्योग ज़्यादा फेमस है। उसके बाद वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिले कौन से हैं? यानी वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल आता है उसमें सकल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाया जाता है? तो मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक है, फिर मेरठ में, फिर बागपत में। एटलीस्ट मुजफ्फरनगर का नाम जरूर याद रह जाना चाहिए। ठीक, फिर इसी मद में वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के सकल बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेठी, फिर चंदौली, फिर भदोही या फिर संत कबीर नगर। ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन किलोग्राम में लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिले कौन से? तो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? आपका एटा, शाहजहांपुर, मैनपुरी में सर्वाधिक आपका प्रति व्यक्ति खाद्यान्न यानी कि पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एटा में, फिर शाहजहांपुर में, फिर मैनपुरी में। फिर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न सबसे कम कहां पर देखने को मिलेगा? गाजियाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग यानी किलोवाट आवर में विद्युत उपभोग के मामले में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा उद्योग है आपका सॉफ्टवेयर का, तो वहीं पर विद्युत उत्पादन सबसे मतलब विद्युत उपभोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में, फिर गाजियाबाद में, फिर लखनऊ में। फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के हिसाब से निम्नतम जिले, तो सबसे ज्यादा कम बिजली कौन से आपके जिले खर्च करते हैं उत्तर प्रदेश के? बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बहराइच। ऑप्शन नंबर बी। स्त्री पुरुष साक्षरता अंतराल यानी कि मेल लिटरेसी ज्यादा, फीमेल लिटरेसी कम, सबसे ज्यादा अंतर कहाँ देखने को मिलता है? तो महाराजगंज में, मतलब मेल लिटरेसी तो जितनी भी है उससे बहुत कम है फीमेल लिटरेसी, फिर भदोही, फिर बुलंदशहर। फिर उसके बाद स्त्री पुरुष साक्षरता अंतराल, स्त्री पुरुष साक्षरता यानी मेल फीमेल लिटरेसी में सबसे कम अंतर कहाँ पे देखने को मिलता है? कानपुर नगर में, फिर लखनऊ में, फिर औरैया में। ऑप्शन नंबर सी। तो प्लास्टिक पार्क आपको इन तीनों में से कहाँ पे देखने को मिलता है ये आप हमको जल्दी से आप कमेंट करके बताइए।